ये हमारी सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 और 2 जो आपका हिस्ट्री 9th क्लास है उसका चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ रहे हैं। इसे आपको सही से पढ़ना है ताकि आपको एग्ज़ाम में मदद मिल सके। तो चलिए देखते हैं 21 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 21 क्वेश्चन है, रूस में सन 1917 में सैनिक क्रांतिकारी का नेता किसे बनाया गया था? तो ऑप्शन ए ट्रॉट्स्की, बी लेनिन, सी मार्क्स को या डी एंजल्स को। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमने ट्रॉट्स्की जो था उसको बनाया था यहाँ का नेता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर, ट्रॉट्स्की। 22 क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था, यानी डायरेक्ट टैक्स कौन सा था? तो मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो हम डायरेक्टली सरकार को देते हैं, ठीक है। उसमें आप किसी भी तरीके से दे सकते हो, जैसे रोड टैक्स हो गया या आपके घर के टैक्स हो गए, पानी का टैक्स, लाइट का टैक्स, जो भी टैक्स आता है वो सारा का सारा किसको जाता है? डायरेक्टली सरकार को जाता है। तो इसी को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो फ्रांसीसी समाज में 2 तरीके के टैक्स थे, टाइल और टाइड। टाइड जो था वो सफ़ेद कपड़ों से मैंने आपको याद कराया था कि सफ़ेद कपड़े कौन पहनते हैं? पादरी पहनते हैं। और जो पादरी पहनते हैं तो उन्हें टाइड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यानी धार्मिक टैक्स हो गया टाइड। तो और जो राजा महाराजा हैं उन्हें टाइल की ज़रूरत होती है ना, फालतू में फर्श वगैरह पे ऐसे ही नहीं चलते वो, तो वो टाइल बिछी होती है पूरे के पूरे राजमहल में। तो उन्हें दिया जाने वाला टैक्स कौन सा हुआ? टाइल। और इसका ऑप्शन नंबर सी जो दिया है वो लिब्रे दिया है और डी आपका स्टेट दिया है। तो सी आपका लिब्रे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लिब्रे जो थी वहाँ की मनी थी। और तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, टाइल, ठीक। आगे चलते हैं। 23 है, जिसमें लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो इसमें सबसे पहला युद्ध की समाप्ति की जाए, क्योंकि वहाँ के लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जैसे 1945 में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस बिना वजह युद्ध में कूद गया था, वर्ल्ड वॉर में कूद गया था। तो वो नहीं चाहते थे वहाँ की जनता, और लेनिन भी नहीं चाहते थे। तो सबसे पहले यही शर्त थी, युद्ध समाप्त किया जाए, उद्योगों को मज़दूरों के हवाले किया जाए। ऑप्शन नंबर सी दिया है, ज़मीन किसानों के हवाले कर दी जाए, ये भी था। ऑप्शन नंबर डी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, बिल्कुल था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। तो लेनिन ने जो थीसिस दी थी ये तीनों के तीनों थे, ए सी डी। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर नहीं था, क्योंकि मज़दूरों को अगर उद्योग मज़दूरों के हवाले कर दिया तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन चर्च द्वारा लिए जाने वाले धार्मिक कर है? अभी लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि 24 जो है इसके अंदर जो धार्मिक टैक्स है वो सफ़ेद कपड़े जो पहनते हैं उन्हें टाइड की ज़रूरत होती है। तो टाइड जो है वो आपका क्या है? धार्मिक टैक्स है। बल्कि जो टाइल है इसके अंदर वो किसको दिया जाने वाला टैक्स है? राजा को दिया जाने वाला टैक्स है, सरकार को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ एन करेक्ट आंसर, ठीक है। लिब्रे मुद्रा थी और स्टेट तो है ही नहीं, स्टेट तो वहाँ का समाज था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसे सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ जो था वो अलग अलग देशों को मिलाकर बनाया गई एक तरीके का ग्रुप था, ठीक है, अलग अलग देशों का ग्रुप था। तो जब 1945 में आपका अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी डाला था जापान के ऊपर, तो उससे सोवियत संघ बहुत ज़्यादा खफा हो गया था। तो इन दोनों में युद्ध की कई बार स्थिति बनी इसी वजह से, और भी कई रीज़न हुए। और अमेरिका जो था वो अपना वर्चस्व दिखा रहा था, अपना आप को दिखा रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा सुपर पावर हूँ। तो ये आपका 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध का दौर चला। इसमें
सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया, तो ये शीत युद्ध खत्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे? तो धन के समान वितरण को। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सबको समान वितरण किया जाएगा, धन यानी पैसा सबको बराबर दिया जाएगा, तो इससे तो समाज में कोई बुराई नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर बी इसके दिया है, उत्पादन के साधनों पर समाज के अधिकार को, कि उत्पादन अगर जितना भी हो तो समाज का उसके ऊपर कंट्रोल हो, तो ये ऐसा नहीं, ये गलत नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी जो है, इसके अंदर निजी संपत्ति को कहा गया। तो निजी संपत्ति मतलब जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, कि अगर लोग पर्सनल प्रॉपर्टी रखेंगे तो वो गलत होगा। ठीक है, तो यही वो लोग मानते थे कि पर्सनल प्रॉपर्टी किसी के पास होनी नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी पर सभी का बराबर अधिकार होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आगे चलते हैं। 27 है, टू ट्रीटिसाइज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन थे? टू ट्रीटिसाइज ऑफ गवर्नमेंट जो है ये एक बुक थी, और ये बुक जो आपका यूरोप में जब समाजवाद या राष्ट्रवाद फैल रहा था, तो उस टाइम पर लिखी हुई बुक थी, और ये एक बहुत अच्छे रचनाकार लॉक ने लिखी थी। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको रूसो दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन नंबर डी वोल्टेयर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है बच्चा? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी लॉक। ठीक है, तो लॉक ने क्या कौन सी बुक लिखी थी? टू ट्रीटिसाइज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये क्या कहता है, कब रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था? समाजवादी कौन थे? जो आपके उदारवादी और जो रेडिकल हैं यानी परिवर्तनवादी हैं, उन दोनों का जो मिला जुला रूप था उसे समाजवादी कहा गया। तो समाजवादी जो थे वो ये चाहते थे कि चेंज हो। ठीक है, इस तरीके से नहीं चल सकता, और जो मतलब लोगों को बराबरी का अधिकार वगैरह मिलना चाहिए। हालांकि इसमें उदारवादी जो थे वो थोड़े से रूढ़िवादी की तरफ उनका झुकाव था, और वो थोड़ा कम स्पीड में परिवर्तन चाहते थे, लेकिन ये सारे के सारे ही चाहते थे कि परिवर्तन हो। तो इसमें करेक्ट आंसर है अक्टूबर 1917 में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो है ये भी एक बुक है, और इसके ऑप्शन नंबर, अच्छा इस पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए आपको रूसो दिया है, बी जॉन लॉक, सी मॉन्टेस्क्यू एंड डी लॉक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका मॉन्टेस्क्यू करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, अक्टूबर सन 1917 से पहले रूस का शासक कौन था? ऑफ कोर्स जब रूस है, रूस में ज़ार का जो शासन था वो 1917 के बाद ख़त्म हो गया था। तो 1917 के टाइम ख़त्म हुआ था, तो उससे पहले किसका शासन होगा? ज़ार का, क्योंकि वहाँ का जो राजा है उसको ज़ार कहा जाता था, इसीलिए उसे ज़ार का शासन कहते थे। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए ज़ार निकिता प्रथम, ऑप्शन नंबर बी ज़ार निकोलस प्रथम, और ऑप्शन नंबर डी ज़ार निकोलस द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ज़ार निकोलस द्वितीय। ठीक है, ज़ार निकोलस द्वितीय जो था वो अपनी ही मर्ज़ी का सारी के सारी चीज़ें करता रहता था, वो किसी की सुनता नहीं था। ज़बरदस्ती ड्यूमा वगैरह चलाई गई, लेकिन लोगों की वो बिल्कुल भी नहीं सुनता था। तो ये सारी की सारी खूबियाँ उसके अंदर थी, और जब इसका राज ख़त्म होने ही वाला था तो ड्यूमा ने इसे चेतावनी भी दी थी, उसे सलाह भी दी थी कि चल भाई गवर्नमेंट मतलब लोकतंत्र के बीच में ही अपना राजतंत्र चला ले, लेकिन ज़ार झुका ही नहीं। तो आखिरकार फिर
अप्रैल में सन 1917 या अप्रैल में नहीं, इसका फरवरी में ही ख़त्म हो गया था शासन। फरवरी 1917 में इसका शासन ख़त्म हो गया था, तो ये ज़ार का मतलब शासन समाप्त हो गया। 31वां क्वेश्चन है, स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर जो है उसे देखने के लिए पहले हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे। सन 1789, सन 1791, सन 1792 या 1804। तो आपको पता होगा कि आपका सन 1789 में ही आपका फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो इसका आंसर कब क्या हुआ? नेशनल असेंबली का गठन भी तभी हुआ था, सन 1789 में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा था? सेंट पीटर्सबर्ग वहाँ की राजधानी थी, जिसको बाद में बदलकर आपका पेट्रोग्राड कर दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए पेट्रोग्राड, बी पोलैंड, सी पेरिस या डी लंदन। लंदन तो खैर आपका अलग ही जगह है, पेरिस भी नहीं है, पोलैंड भी नहीं है। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए पेट्रोग्राड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, रूस में 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता किसे बनाया गया था? तो रूस में 1917 में जो सैनिक क्रांतिकारी हुए थी, इसका भी एक क्वेश्चन ये रिपीटेड है। इसका आंसर ट्रॉस्की है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब 1917 में सैनिक क्रांति हुई थी तो उसका क्रांतिकारी समिति जो थी उसका नेता ट्रॉस्की को बनाया गया था। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्राप्त करने के लिए फ्रांस में संविधान कब बना था? तो जब फ्रांस में आपका लुई 16 का राज खत्म हो गया तो तभी आपका ये संविधान भी बन गया। तो इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं? ए सन 1789, बी सन 1791, सी सन 1792 या डी सन 1804। तो इसका करेक्ट आंसर अच्छा क्या होगा? सन 1791 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? सन 1789 में तो स्टार्ट हुआ था ना, तो सन 1791 इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, रॉबर्ट ओवन समाजवादी था। तो रॉबर्ट ओवन जो था वो समाजवादी कहाँ का समाजवादी था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए रूस का, बी फ्रांस का या सी अंग्रेज था या इनमें से कोई नहीं डी। तो ऑफकोर्स आपको मालूम होना चाहिए कि जो रॉबर्ट ओवन है इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हुई थी रूस के अंदर। तो इसका आंसर नंबर ए है, रूसी था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे क्या कहता है? रूसी आबादी के बड़े हिस्से की आजीविका के मुख्य स्रोत क्या थे? आजीविका मतलब जीवन जीने के लिए जो रोजगार वगैरह है या क्या काम करते थे वो। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए बागवानी, ऑप्शन नंबर बी खेती बाड़ी, ऑप्शन नंबर सी मछली पालन और ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक क्रांति। तो आपको पता होगा कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो थे वो फसल करते थे और लेकिन उससे भी ज़्यादा वो लोग खेती बाड़ी किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, खेती बाड़ी करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी खेती बाड़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, फ्रांस गणराज्य कब बना? गणराज्य मतलब जब लोगों का शासन शुरू हो गया है, यानी गणतंत्र कब स्थापित हुआ? सन 1789, सन 1793, सन 1791 या सन 1792 में। तो जब ज़ार का शासन वहाँ पर ख़त्म हो गया तो उसके कुछ सालों के बाद ही फ्रांस जो था वो गणतंत्र बन गया। कब बना?
1792 में, जब आपका वहाँ पर एक अलग सरकार आ गई थी जो लोकतंत्र को यानी गणतंत्र को प्रमोट करने वाली थी। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, जो रूस में गृह युद्ध के दौरान किन शक्तियों ने रेड्स का विरोध किया था। रेड्स मतलब जो एक तरीके से रॉयलिटी का प्रतीक करते हैं। तो केवल ग्रीन्स ने, केवल वाइट्स ने, और ऑप्शन सी है ग्रीन्स और वाइट्स दोनों ने, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। ग्रीन्स और वाइट्स दोनों ने ही रेड का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। ठीक है, तो क्यों किया था, क्योंकि जो रेड्स हैं बहुत ज़्यादा रॉयल थे, तो इनका ग्रीन्स और वाइट दोनों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 39, फ्रांसीसी समाजवादी कौन सा था। तो फ्रांस में जो समाजवादी था वो कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, रॉबर्ट ओवन या फिर लुई ब्लॉक। तो आपको पता होगा कि जो आपके फ्रांस है, फ्रांस में एक समाजवादी विचारधारा बहुत ज़्यादा प्रमोट की गई थी, और क्योंकि लोगों का मानना था ये परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन ज़रूरी है, तो इसीलिए फ्रांस में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था लुई ब्लॉक ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या इसका करेक्ट आंसर? लुई ब्लॉक। अगला चलते हैं, इसे क्वेश्चन नंबर 40 है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना। तो नेपोलियन जो था एक युद्ध के बाद सम्राट बना था, फ्रांस का राजा बना था। तो इसके ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए आपका 1792 है, बी 1793, सी 1804 या डी 1815। तो इसका आंसर है 1804। ठीक है, तो नेपोलियन सम्राट कब बना था फ्रांस का? 1804 में बना था। 1804 में बच्चा ये जो था ना नेपोलियन इसलिए बना था क्योंकि इसने ना लड़ाई, इसका विज़न बहुत बड़ा था। इसका विज़न था कि इसका लक्ष्य था पूरे के पूरे विश्व को जीतना है। ठीक है, और इसकी हार हुई थी वाटरलू की लड़ाई के अंदर। तो इसमें वाटरलू की लड़ाई में जब ये हार गया था तो उसके बाद इसका राज ख़त्म हो गया था। लेकिन नेपोलियन ने फ्रांस का जो राज्य है वो बहुत अच्छे से चलाया था, वहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन तो बिल्कुल दबाना मत भूलना। और अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप इसके कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं अगले पार्ट में इसके।